वेलकम टू नजरिया द विजन। सियासत सिर्फ कुर्सी का सफर नहीं होती, कभी कभी वो जमीन पर खड़े उन लोगों की आवाज भी होती है जो हेडलाइंस में नहीं आते। कुछ लोग चुनाव जीतकर मशहूर होते हैं और कुछ लोग आवाजों को मंजिल तक पहुंचाकर तारीख में अपनी जगह बनाते हैं। आज नजरिया द विजन में हम बात करेंगे एक ऐसी सियासी सफर की जो सत्ता के दालानों से ज्यादा सड़कों, गांव और जन आंदोलनों में नजर आते हैं। हमारे मेहमान हैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब, एक ऐसे सियासी कार्यकर्ता और विचारक जिन्होंने देश, संविधान और आवाम के सवालों को अपनी सियासत का इस मरकज बनाया तरह है। के आंदोलनों से कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से अब आज के दौर की पॉलिटिक्स नहीं होने जा रही। सटायर्स के थ्रू, ह्यूमर के थ्रू, कैरिकेचर के थ्रू दुनिया भर में जो तानाशाह की ताकतें रही हैं उनसे लड़ने का यह बहुत ही प्रभावशाली एक माध्यम है। तो आज आम नागरिक को क्या लगता है ऐसा कि तो वोट देने का ऑप्शन तो है लेकिन पॉलिटिकल चॉइस नहीं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस मूवमेंट को राइट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाने के लिए अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। भारतवर्ष में भी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की जो टीम थी उसने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया। प्रशांत भूषण वगैरह ने अपना इस सवाल पर सेल्फ कन्फेस किया है कि वो बोल है, पॉलिटिक्स मूवमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। नहीं, पॉलिटिक्स मूवमेंट को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट का मटेरियल फोर्स बन जाती है और जो मटेरियल फोर्स है फिर वो मूवमेंट बन जाता है। ये उसका डायलेक्टिकल रिलेशन। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती सबसे हैं। पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आप सुनते हैं तो एक सियासी विचार रखने वाले व्यक्ति के तौर पर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? इस तरह के मूवमेंट को हमने देखा है। ये अन्ना हजारे आंदोलन के माध्यम से हमने बीजेपी को पावर में आते हुए भी हमने देखा है। उसे लगता है कि एक यूथ में, स्टूडेंट में, मिडिल क्लास में एक बेचैनी है जो समय समय पर अपॉर्चुन टाइम पर अपने को व्यक्त करती है। असर जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का फिनोमिनन आया तो इसके बारे में मेरा पहला तो जो रिएक्शन था वो यही था कि इस तरह के आंदोलनों से कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकते। जिस लेवल की क्राइसिस है उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं आएगा, तब भी इस तरह के आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। जो आंदोलन का महत्व यहाँ है कि इसने पूरे देश की नैरेटिव को, देश में 2 करोड़ लोग उसके फॉलोअर हो गए हैं, वो एक वॉइस में बोल रहे हो 5 दिन में 5 दिन में इतने कम समय में कि हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव डेट पर विकसित किया जा रहा है पावर्स के द्वारा, लेड बाई मोदी गवर्नमेंट इटसेल्फ, नॉट कि आप आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसने उस पर चोट किया है। सटायर किया है उसने, सटायर किया है उसने। सटायर किया है, थ्रू द सटायर उसका वो एक पॉलिटिकल कंटेंट है। देखिए जी, ये बात आप समझिए, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से अब आज के दौर की पॉलिटिक्स नहीं होने जा रही। सटायर्स के थ्रू, ह्यूमर के थ्रू, कैरिकेचर के थ्रू दुनिया भर में जो तानाशाह की ताकतें रही हैं उनसे लड़ने का यह बहुत ही प्रभावशाली एक माध्यम है। कॉकरोच ने भी उसी को किया। लेकिन मैं जो ये कह रहा था, यह जो देश पर एक, जो हमारे देश की परंपरा संस्कृति के विरुद्ध एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, एक संप्रदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, जातियों में वह एक श्रेष्ठता का भाव पैदा करके ऊपर ऊंचे युद्ध की बात करना, इन सब प्रश्नों को अगर हम देखते हैं तो इसके नैरेटिव पर इसका चोट है। यह एक बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री में बहुत बार मजाक के तौर पर बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए जिसने बहुत असर दिखाया।
तो क्या आपको लगता है कि मतलब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को जल्दी हम डिसमिस कर रहे हैं इसमें? देखिए, पहली बात ये है कि ये मजाक के बतौर उभरा हो, लेकिन मजाक भी एक गहरे पीड़ा की बात। जैसे आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को आप देखते हैं हिटलर के खिलाफ, जी वह किस तरह से ह्यूमर के थ्रू हिटलर का विरोध करता है। वह कितना बड़ा आर्टिस्ट है जी जी जिसने पूरा का पूरा सिस्टम पर ही उसने ही कर दिया। बहुत पॉपुलर मूवमेंट के बतौर उनका आपने देखा है। इसमें सटायर एक आज के दौर का विरोध का माध्यम है। पॉलिटिक्स का वह जो मेथोडोलॉजी थी उसको इसने बदल दिया। उसने कहा कि सटायर से भी आप गहरी राजनीतिक चोट कर सकते हैं अच्छा उन चीजों के खिलाफ जिससे समाज सफर कर रहा है, नौजवान सफर कर रहा है, पूरा सिस्टम के वेल बीइंग के लिए जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ। इसका बेसिक बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि सीजीआई ने क्या कहा और क्यों ऐसा बनाया। ये थोड़ा सा बता दीजिए 1 मिनट में। देखिए, सीजीआई ही नहीं, इस देश में जो लोग सिस्टम चलाते हैं, कहा तो उन्होंने ही कि एक सेक्शन जो यूथ का है जी वह जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो वह विभिन्न पेशों में जाता है, एक्टिविस्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि वो वकील भी हो जाता है, वो सोशल मीडिया पर जाता है और वो सभी सिस्टम के लोगों के ऊपर अटैक करता है। और आप लोग भी इस तरह के हिट लेके यहाँ आ जाते हैं जो पीआईएल को भी वो यूज करता है। एंड फिर उन्होंने कहा कि दे आर कॉकरोच एंड पैरासाइट। अब आप सोचिए, मैंने सीजीआई ने ये बोला। सीजीआई इस देश का जी। वह व्यक्त करता है कि जो इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। मैं केवल एक सीजीआई की बात नहीं करता हूँ, कितना गैर जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन हो गया, कितनी गैर जिम्मेदार सीबीआई हो गई, कितनी गैर जिम्मेदार ईडी हो गई कि वो आम आदमी को वो एक इंसेक्ट से ज्यादा, एक कॉकरोच से ज्यादा, एक पैरासाइट से ज्यादा उसके दिमाग में 24 घंटा एक फितूर रहता है कि हमारे सामने ये न खड़े होने पाए। एक पॉपुलेशन को ही वो इरेज कर देना चाहती है, जो पॉपुलेशन डिप्राइव्ड पोजीशन में इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से पहुंची। तो उनके जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी है कि कोई भी जज रिटायर होने के बाद फिर उनको हाँ, इनका देखिए 5 पॉइंट है। जी भाई आप सीजीआई है, अब सच में बड़ा डिस्ग्रेसफुल है। हाँ सीजीआई आदमी मैनेज करता है राज्यसभा के लिए, जी कोई गवर्नरशिप के लिए। आप रिटायर नहीं हुए कि आप विभिन्न पदों पर आप चले गए तो जुडिशरी की जो आप ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात कर, वह तो लग गया कि आप कितने कमजोर बिंदुओं पर है। तो सीजीआई की बात, इलेक्शन कमीशन को भी कहा, एक भी अगर वोटर को राइट से आप वंचित कर देते हैं तो उनके ऊपर ये जैसा कानून लगाया जाए। उसने यह भी बात की कि पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो बातें उसने जो करी है, 4-5 जो सवाल है, वह बेसिकली एक अभी जिसको लोग परसीव कर रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, उसको उसने एड्रेस किया। तो अब आप सोचिए, आप कोई भी एग्जाम पिछले 15 सालों से देखिए, इस पर हम आप डिस्कस कर चुके हैं, जो 14-15 साल से हर एग्जाम को पुनर्एग्जाम कराना पड़ता है। फिर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो रोजगारी आप सवाल जो रोजगार को सृजन नहीं कर रहे हैं, और जो सीट्स खाली है, जो बैकलॉग्स है, उसके लिए अगर आप परीक्षा कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। या एडमिशन के जैसे नीट है, एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो उसको भी आपने इस लेवल कर दिया। कितने बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, और ये तो संख्या नहीं 22 लाख है। आप तो दुनिया भर को संभालने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, एक अदना सा आप परीक्षा नहीं करा सकते। आप अपने को कहते हैं मैं बहुत बड़ा पावर हूँ, न्यूक्लियर पावर हूँ।
तो मैंने आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना बड़ा क्राइसिस में इन लोगों की पॉलिटिक्स और पॉलिसी ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉकरोच पार्टी क्या नाम है नहीं है वो सटायर है, लेकिन उसका कंसर्न जेन्युइन है। इस सीमा को मानते हुए ये कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल सोसाइटी में चेंज कर देगा, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन जैसे प्रश्नों को खड़ा कर देगा, हल कर देगा, ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन यह एक ऐसा दरवाजा जो पूरे देश में छोटे छोटे आंदोलन बने हुए हैं उनको एक मौका देता है, एक मौका देता है कि वो भी अपनी बात को उठा सकें। जैसे अभी वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर वो रिजाइन करें, तो मैं देख रहा हूँ रोजगार अधिकार अभियान के लोगों ने अभी कल से एक ट्वीट शुरू किया है कि टैक्स द कारपोरेट एंड बिलनाय ensure the right to employment, education and health and old age pension। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी फोर्सेज जो अभी लोकल लेवल पर काम कर रहे थी या पार्शियली काम कर रहे उनको भी गलवनाइज कर दिया, वो भी अपने अपने एजेंडे से आए हैं और वो भी कॉकरोच पार्टी के लोगों से, जनता पार्टी जो कॉकरोच बनी है उनसे कह रहे हैं कि इस सवाल को प्रमुख सवाल बनाना चाहिए कि टैक्स द कॉर्पोरेट एंड इंश्योर द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। तो आज आम नागरिक को क्या लगता है ऐसा कि तो वोट देने का ऑप्शन तो है लेकिन पॉलिटिकल चॉइस नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को तो बेसिकली अभी भी इन्होंने बहुत गहराई से एक जो सोसाइटी को कम्युनल लाइन पर डिवाइड किया है जिंगोइज्म के खिलाफ, मैंने जिंगोइज्म के पक्ष में जो इन्होंने माहौल बनाया है वो आम आदमी में ये बहुत तेजी से फैला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नेशनलिज्म नहीं है, दैट इज जिंगोइज्म। नेशनलिज्म होता तो आप अडानी के लिए तो नेशनलिज्म है, अगर नहीं मैं कह रहा हूँ नेशनलिज्म होता तो आप अडानी के लिए आप जा करके ट्रंप के सामने घुटना नहीं टेकते, जो एक प्रमाणिक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे पर इन लोगों को लड़ना है, उसमें इसने सेंसिटिव जो हिस्सा है सोसाइटी को उसको गलवनाइज किया। कॉमन मैन अभी इससे किस लेवल पर जुड़ेगा ये देखना बाकी है, लेकिन जो संवेदनशील लोग हैं जो इससे आजिज आ गए हैं, इस कुव्यवस्था से आजिज आ गए हैं, एक आर्टिफिशियल नैरेटिव से आजिज आ गए हैं, उन लोगों में मैं देख रहा हूँ कि एक तरह का पॉजिटिव रिएक्शन है इस आंदोलन में। मतलब एक वॉल्यूम था उसमें, उस वॉल्यूम को इसने भरा है जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी और रीजनल पार्टीज थी, नेशनल और रीजनल, उनके बीच में एक वैक्यूम था, उसे मैं उसको देखो वैक्यूम नहीं मानता हूँ। इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं, वैक्यूम को देखिए जो ट्रेडिशनल मैंने बताया कि पॉलिटिक्स की मेथोडोलॉजी, अब जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो गया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड 2 करोड़ अगर बैक्टीरियल फोर्स हो जाए, जमीन पर आ जाए, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा आंदोलन हो। मैंने डिजिटल मूवमेंट को जो देखा अपने सब कॉन्टिनेंट ही में, तो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। भारतवर्ष में भी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की जो टीम थी उसने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया। प्रशांत भूषण वगैरह ने अपना इस सवाल पर सेल्फ कन्फेस किया है कि गलत है। तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इसका डिजिटल मूवमेंट के 2 अच्छे उदाहरण भी हमको दिखते हैं। जैसे हमने तमिलनाडु में जो देखा है विजय का, वो है ब्रॉड ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का ही एक मॉडर्न अवतार है। दूसरी तरफ जिसका कंपोजिशन बदल गया, जिसके कंपोजिशन में दलित मेन में आ गए, जो बैकवर्ड था डीएमके के मेन में, वहां दलित आ गए मेन में। दूसरा मैंने देखा श्रीलंका में एक बहुत बड़ा एक रेडिकल लिबरल लेफ्ट ग्रुप्स का हुआ है जो अपनी सॉवरेनिटी के लिए कासस है और जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो एक मिक्स्ड अनुभव है। मैं ये समझता हूँ कि इस आंदोलन को अगर आप
केवल उनको एडवाइस मत दीजिए। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ मीडिया में लिबरल्स एडवाइस दे रहे हैं, वो अपोजिशन से कह रहे हैं उनसे संवाद कायम कीजिए। ये सब जितने एडवाइसेस है, ये एडवाइसेस वही पुराने फ्रेमवर्क में। लेकिन यह बात सही है कि इस मूवमेंट के साथ साथ आप भी अपना मूवमेंट अगर आप बढ़िया से खड़ा कर ले गए तो एक मूवमेंटल यूनिटी इनके साथ फ्यूचर में आपकी बन सकती है और इनको डेविएशन से आप बचा भी सकते हैं। ये भी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में डिजनरेट न होने पाए, इस पर भी आप दबाव बना सकते हैं और अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत भी बना सकते हैं। तो ये कौन सी ऐसी बेचैनी है जो लोगों के अंदर सियासी एक्सपेरिमेंट की तरफ को देखने में मजबूर करती है, या मतलब क्या लोकतंत्र की सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिसेंट की गुंजाइश कम होती जाए? फिर मैं कह रहा हूँ कि यही दिखाता है जो लोग ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन में अपनी लोकप्रियता प्रमाणित की। जी, रियल बात यह है कि इलेक्शन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह वास्तविक लोकप्रियता का प्रदर्शन है। अभी अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, जी, असम में और बंगाल में बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। और लेकिन आप सोचो 2 करोड़ 5 दिन के अंदर, आज की तारीख में हो सकता है सीजेपी, और नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ 2 दिन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर। पहला अब तो हम सुन रहे हैं कि इसको डाउन करने की कोशिश हो रही है, उसके अकाउंट्स वगैरह बंद किए गए हैं और ये कहा गया है कि इनका पेस डाउन करो। बावजूद इसके हमें जो रपट है, इसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये एक रियल ग्रज है। और जो पॉपुलैरिटी बाय इलेक्शन दिखाई गई है, इससे यह भी सवाल है कि इलेक्शन की वैलिडिटी पर भी, इलेक्शन कैसे जीते जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। इलेक्शन में अगर आप सरकार बना लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता का आधार मतलब और किसी और टूल से आपका कहना है कि लोकप्रियता का, अगर आप अगर इतने लोकप्रिय होते तो डिसेंट के लिए 2 करोड़ से ज्यादा वो काकरोच के माध्यम से कैसे खड़ा हो जाता। तो मतलब नौजवान जो यूथ था वो सियासत से दूर हो रहा है और इस तरीके से वो शामिल हो रहा है। देखिए नौजवान तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो एक इन्होंने ब्रिगेड बनाई, कम्युनल ब्रिगेड, लिंचिंग ब्रिगेड, नौजवान को कुछ समय तक मैंने बताया ना कि जो इस तरह के नौजवान थे उनको इन्होंने यूटिलाइज किया। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी सेंसिटिविटी है आपसी भाईचारे की, बंधुत्व, वह हिस्सा इसको सही ढंग से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नहीं तो वो कहता क्यों कि 14 साल में आपने हिंदू मुसलमान के अलावा किया क्या? बेकारी आपके जमाने में बढ़ी, आज महंगाई तेजी से बढ़ रही है, आपने कौन सा काम, गडकरी जैसा आदमी एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेच के बेनिफिट, क्राइसिस पीरियड में भी आपने दाम नहीं घटाया पेट्रोल का, और वो कोविड में भी मुनाफा कमाने दिया अंबानी को, अडानी को बचाने के लिए आप अमेरिका के साथ डील किए। तो ये जो पूरा का पूरा आपने टैरिफ को भी मान लिया, आप जो हमारा एक सॉवरेन स्टेटस था उसको भी गिरा दिया। तो उसने कहा कि 14 साल में हमें मिला क्या? इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पहले की सब रिजीम को बेहतर कहेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर चलो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, करते करते अगर डेवलपमेंट होता, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती, ये सब होता तो चलो ठीक है। नहीं, अगर ये अगर डेवलपमेंट किए होते जी, ये अगर वेलफेयर किए होते तो इनको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत ही क्या थी? यही मैं कह रहा हूँ। ये बेसिकली केवल आरएसएस और बीजेपी नहीं है। आरएसएस और बीजेपी को प्राण जो दे रहा है, जो लिविंग उसका फैक्टर है, वो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल है। भाई पूरा का पूरा मीडिया दे दिया, अंबानी ने दे दिया, अडानी ने दे दिया, जितना मीडिया है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, जिन्होंने ट्रोल्स पूरे तैयार किए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, कॉर्पोरेट पार्टी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ये तो सोशल मीडिया है। मैं कह रहा हूँ ट्रोल्स कराया, जो डिसेंट किया उसको गाली दिया जी, उसको भद्दी भद्दी ढंग से, और जो गाली देने वाले थे, लिंचिंग करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, उसको फॉलो अप करता है, उसके फॉलोअर है मोदी, और अपने यहाँ बुला के डिनर देते हैं। ये रिकॉर्डेड बात है, एक किताब में
श्वेता चतुर्वेदी ने लिखा है इसको साफ साफ। अच्छा, इसी पर कि आपको लगता है कि वोटर्स यानी कि सिटीजन्स या स्पेशली यूथ ये आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो रहे हैं या पर्सनालिटी से? देखिए, इस समय तो पर्सनालिटी और आइडियोलॉजी का ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है। ये जो CJP बना है ये आइडियोलॉजी, उस फाउंडर को तो कोई जानता भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, वो ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको ना आइडियोलॉजी देखिए ना उसको पर्सनालिटी देखिए। ये एक ऐसा कलेक्टिव मुहिम है जिसके पास न तो कोई ऑफिस है, न कोई उसकी संचालन टीम है, अंडरग्राउंड कुछ हो तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बतौर राइज किया है जो वास्तव में पीड़ित समुदाय है उनको इसेंस में अभिव्यक्त करता है। इसमें बहुत नॉन सीरियस भी लोग घुस सकते हैं, हाँ, इसमें होंगे, लेकिन इसका जो रियल कंटेंट है वो एक्सप्रेशन है, डिप्राइव जो सोल है अपनी कंट्री का, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फिर मैं इस पर सचेत करूंगा, इसको सब लोग ज्वाइन कर ले और आम आदमी पार्टी बना दे, ये खतरा में मत फंसे। मैं प्रशांत भूषण से भी बात कर रहा था परसों, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। नहीं ज्वाइन किया है कि नहीं वो तो नहीं बताया मुझे, लेकिन मैंने उनको आगाह किया तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस मूवमेंट को राइट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाने के लिए बात होनी चाहिए। मैंने प्रशांत जी से कहा यह जो समय है इस मूवमेंट की तारीफ में या विरोध में खड़ा होने की जगह जो बेसिक इश्यूज है, जो एम्प्लॉयमेंट के हैं, लाइवलीहुड के हैं, बेटर सिटीजनशिप के हैं, कम्युनल हार्मोनी के हैं, ये हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारे जितने फोरम है इसको लेके फोर फ्रंट पाए और काकरोच जनता पार्टी के नौजवानों से भी अपील करें। यह आपकी रियल मांग है, इस रियल मांग पर आप खड़े होइए और आपकी अन्य जो मांग है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात, इलेक्शन कमीशन को दंड देने की बात, जो जज ने जो इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज हुए हैं उसके खिलाफ, ये जितनी बातें आप कह रहे हैं वो सब के हम समर्थन करेंगे, प्रोवाइडेड कि यह क्राइसिस स्ट्रक्चरल है और इसके रिजोल्यूशन के लिए आप जो कारपोरेट डोमिनेशन है पॉलिटिक्स में उसके खिलाफ हो रही है। फ्यूचर में पॉलिटिक्स कैसी दिख रही है? रैली वाली दिख रही है या ये डिजिटल जो कम्युनिटीज से? मैं समझता हूँ कि देखिए, डिजिटल कोई मूवमेंट केवल डिजिटल नहीं रहेगा, ये एक फिजिकल शेप लेगा, लेकिन वो फिजिकल शेप का क्या रास्ता होगा, क्या जिगजैग्स होंगे, अगर कॉन्शियसली रिप्लेस नहीं कर रहा है ये फिजिकल रैलीज को। नहीं फिजिकल रैलीज नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि ये महज डिजिटल ही नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर लोग उतरे जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे अगर एक जनमत बन जाता है तो एक वो लोग बहुत काशस है, पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में काशस है, तो हो सकता है और भी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है मुद्दों पर अगर एक बड़ी एका कायम कर जाए, जिसमें मैंने बताया जो फंडामेंटल इश्यूज है लोगों के, तो सड़क पर भी ये अभिव्यक्ति हो सकती है। आप फाउंडर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो पॉलिटिकल पार्टी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने में चैलेंजेस आते हैं, फंडिंग, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ट्रस्ट, क्या है सबसे बड़ा चैलेंज या कौन कौन से चैलेंज? देखिए, इन लोगों को तो कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। हाँ, मीडिया की प्रॉब्लम इनको नहीं है, मीडिया की प्रॉब्लम हमको होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक कोई मूवमेंट पॉपुलर हो जाता है तो उसको बहुत सपोर्ट बेस मिलता है। मेरा अपना निजी जीवन का अनुभव है, जब मैंने इलाहाबाद में कहा कि जनेऊ और मूछ की राजनीति नहीं हो जी, मैंने और कहा कि ये जो यूनियन है ये लड़कियों और लड़कों के पढ़ने वाले लोगों का है, बदलाव वाले लोगों का है, तो मैं तो एक सिंगल, कुछ साथी लोग थे पीएसओ का गठन किए थे, उसका मास लीडर एक सिंगल लीडर के बतौर हम लोग शुरू किए। देखते देखते वो हजारों की भीड़ हो गई और अभी एक आदमी ईवनो में है, उसने हमको एक दिन कांटेक्ट किया कि अखिलेश जी जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई तो मैंने सोचा अखिलेश जी भी उसमें होंगे, आप कहाँ हैं? मैंने कहा
आम आदमी पार्टी का जो थ्योरेटिकल बेस है, मैं उसको शुरू से विरोध करता रहा हूँ। मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने वादा किया कि मैं आऊंगा इंडिया में आपसे बात करूँ। तो मूवमेंट पॉलिटिक्स को जन्म देता है या पॉलिटिक्स मूवमेंट को देखो, ये वो होल है, वो होल है। पॉलिटिक्स मूवमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। नहीं, पॉलिटिक्स मूवमेंट को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट का मटेरियल फोर्स बन जाती है, और जो मटेरियल फोर्स है फिर वो मूवमेंट बन जाता है। ये उसका डायलेक्टिकल रिलेशन। देखिए, इसको दरवाजे में न बांधिए जी। ये मूवमेंट पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिक्स फिर बड़े हायर मूवमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो पीपुल्स पॉलिटिक्स। तो क्या अगर कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक मेटाफर है, तो वो मेटाफर भारत की सियासत के बारे में हमें क्या बता रहा है? नहीं ना, वो तो जो बर्निंग इश्यूज है जो कॉमन आदमी के अंदर थे, जैसे एक सीजीआई है, वो गवर्नरशिप और राज्यसभा के लिए एक इंस्टीट्यूशन को कंप्रोमाइज कर दिया। ये ऐसी चीज है जो कॉमन लोगों ने महसूस किया। मैं वही कह रहा हूँ, जो संवेदनशील लोग थे। एक आपका इलेक्शन कमीशन है, उसने जबरन एसआईआर करा के लाखों लोगों को आपने काट दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी से मोदी जीते हैं हारे हैं, एक अलग बात। आप बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन ने देखा कि कम्युनल स्पीचेज हो रही हैं, एंटी नेशनल बातें हो रही हैं, उसको वो इंडोर्स करते रहा। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिटर्मिनेशन किया, वो कम्युनल लाइन पर किया। यही जम्मू कश्मीर में किया, यही उसने असम में किया। जितने मुस्लिम एरियाज के लोग थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांध दिया। ये इस तरह का उसने यह भी देखा, वो उससे आगे भी के नहीं। उसने यह भी देखा कि कैसे पेपर लीक में ये लोग फंसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बगैर। जो जहाँ इतनी छोटी कोठरी होती है, वो कैसे हो सकता है पेपर लीक? और बार बार पेपर लीक हो रहा है, और लंबे समय से चल रहा है, और किसी एक आदमी को आज तक आपने सजा नहीं। हर बार सीबीआई 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 खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी? तो आखिर में ये बताइए सर कि फ्यूचर इंडिया की अगले 10 सालों में फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है दिखाई पड़ रही है, और इस जो एक मूवमेंट या एक सटायरिक या एक मेटाफर जो ये क्रिएट हुआ है, इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? देखिए, इसका क्या फ्यूचर होगा ये तो देखना है, लेकिन यह बात सही है कि हमारे देश में जो एक फासिस्ट मोड ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर यूथ खड़ा हो। आपको पॉजिटिव आप हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा नहीं, कुछ नहीं, मैं पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ। ऐसे समय में जब मनी पर कंट्रोल हो, मीडिया पर कंट्रोल हो, माफियाओं का पूरा सहयोग, फिर भी आपको लग रहा है फिर उस समय कांग्रेस जैसी पार्टी का उभरना या हमारे जैसे लोगों को टिके रहना, आप जैसे लोगों से बात करना, ये इंडिकेट करता है कि हमारी सोसाइटी की जो फ्रेटर्निटी रिजिलियंस है, बहुत गहरी है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पार्टी के बारे में अपना विचार देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।